फर्स्ट फसल जो लगाई थी उसका प्रोडक्शन निकला था 110 टन। आपने हाईएस्ट कितना प्रॉफिट निकाला है एक फसल में? देखो, फर्स्ट फसल का हमने हाईएस्ट निकाला था 24 लाख। 2020 में हमने एक पॉली हाउस लगाया था, उससे अच्छा बेनिफिट मिला। तो फिर हमने 2021 में दूसरा लगाया, 2022 में उसके बाद एक और लगाया, एक हमने 2024 में लगवाया। टोटल अगर मैं इसकी बात करें तो हमारे है ये 8 पॉली हाउस। हाँ। आपको अभी तक सबसे कम मार्केट रेट और सबसे हाईएस्ट मार्केट रेट? कम से कम बात करें तो 13 रुपये, हाई बात करें तो उसमें 45 रुपये तक हाई। कॉस्ट हमारी एक बार में कितनी लगती है? ये फर्टिलाइजर, सीड्स और ट्रांसपोर्टिंग का सबका खर्चा मिलाकर मतलब 4000 मीटर में 4 लाख रुपए का खर्चा है। 20 रुपये तक अगर अपन का खीरा बिक रहा है तो अपन को अच्छा प्रॉफिट। 20 अगर बैठता है अपन का और एक फसल में 50 टन होता है तो 10 लाख रुपए एक फसल का हो जाता है। ठीक है किसान भाइयों, आज का वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। आज का वीडियो इसलिए इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं पॉली हाउस में खीरा ककड़ी की खेती के बारे में। लेकिन आज का वीडियो इसलिए भी इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में हमारे साथ में जो किसान भाई जुड़े हुए हैं, उन्होंने 2020 में एक पॉली हाउस लगाया था और वो एक पॉली हाउस से 6 पॉली हाउस तक के सफर तक पहुंच चुके हैं। इसके साथ ही उन्होंने एक 4000 स्क्वायर मीटर के एक पॉली हाउस से एक बार में 120 टन तक का प्रोडक्शन लिया है। इसके साथ ही उन्होंने एक फसल से लगभग 25 लाख रुपए तक की अर्निंग भी की है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को और जानते हैं उनके बारे में। तो नमस्कार सर। नमस्कार। आपका सबसे पहले स्वागत है हमारे चैनल में। और हमारे जो किसान भाई आपको देख रहे हैं, थोड़ा सा आप उन्हें अपना नाम और अपना परिचय कराइए। जी, मेरा नाम दिनेश जाट, गांव सुजाखड़ा है और डिस्ट्रिक्ट चित्तौड़गढ़, राजस्थान से हूँ जी। तो जैसे आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पॉली हाउस में खीरा की खेती के बारे में। तो सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि आप पॉली हाउस में जो फार्मिंग है इसके ऊपर कब आए, कैसे इसकी शुरुआत की, वो थोड़ा सा मैं जानना। देखो, ऐसा है, इसमें हमने शुरुआत की थी 2020 में जी। मतलब 20 में हमने एक पॉली हाउस लगाया था जी और उससे अच्छा बेनिफिट मिला। तो फिर हमने 2021 में दूसरा लगाया। अच्छा। और 2022 में उसके बाद एक और लगाया जी। और एक हमने 2024 में लगवाया। हमारे परिवार की बात कर रहा हूँ मैं जी। मतलब टोटल अगर मैं इसकी बात करें तो हमारे परिवार में है ये 8 पॉली हाउस। हाँ जी। अच्छा, तो कितनी साइज़ के हैं सभी? एक है 4000 मीटर का पॉली हाउस और एक नेट हाउस 4000 मीटर का है, बाकी सारे 2000 मीटर के। ठीक है। तो अभी जैसे मेन चीज़ ये आती है कि आपको कैसे आइडिया आया कि भाई हमें पॉली हाउस लगाना चाहिए, क्योंकि हमारा ये जो एरिया है यहाँ पर लोग इन चीज़ों में है नहीं, क्योंकि किसान है जो नॉर्मली फसलें हैं उनकी खेती करें। तो इसमें कैसे आइडिया आया, कैसे आपने इसके बारे में सोचा, कैसे लगाया, वो चीज़ में थोड़ा सा। वो इसलिए कि जैसे कि हम परंपरागत खेती कर रहे हैं जी, कितने सालों से करते आ रहे हैं, उसमें इतना कोई बेनिफिट मिलता नहीं है। फर्स्ट से लेकर लास्ट तक देखें तो सिर्फ मजदूरी ही मिलती है जी। मालिक को भी मजदूरी मिलती है जी। तो हमने सोचा कि हम कुछ थोड़ा अलग ट्राई करें। तो फिर बाहर गए, इधर उधर देखा तो हमें एक जगह मिला है पॉली हाउस। तो फिर हमने सोचा इसके बारे में जानकारी ली, उनसे पूछा, तो फिर इसका प्लान बनाया। तो फर्स्ट में हम शुरुआत की थी, उस टाइम हमारे अंकल ने लगवाया था 2000 मीटर का। शुरुआत 2000 मीटर से की। तो उसमें एक साल उसको चलाया तो उसका बहुत अच्छा बेनिफिट मिला हमको। अच्छा। तो फिर धीरे धीरे हमने आगे बढ़ाया इसको। ओके। तो जैसे अभी हम पॉली हाउस लगाते हैं, तो आपने जो फर्स्ट पॉली हाउस लगाया उस पर मतलब जैसे गवर्नमेंट की कितनी सब्सिडी मिली, किसान का जो शेयर आता है वो कितना आता है, वो भी थोड़ा सा जी। इसमें 70% सब्सिडी थी पहले गवर्नमेंट की। अच्छा। 75%, 35 फार्मर शेयर था जी। तो उस टाइम हमने ये 2022 की बात करें अपन तो उसमें 4000 मीटर में हमने 15.5 लाख रुपए फार्मर शेयर लगाया। ओके। जबकि उसकी पूरे की कीमत है 40 लाख रुपए, बाकी का पेमेंट गवर्नमेंट ने दिया है। ठीक है। तो अब जैसे उसमें फाइल कैसे लगाते हैं, क्या सिस्टम होता है, इसका कैसे मिलती है? इसका ऑनलाइन होता है जी। अब आप साल में कभी पूरे साल में इसका ऑनलाइन चालू रहता है, आप ऑनलाइन करवा सकते हो। फिर क्या होता है कि गवर्नमेंट इसकी लॉटरी निकालती है, क्योंकि मतलब टारगेट सरकार का होता है वो कहता है कम। ओके। और मतलब फार्म लगाते हैं ज़्यादा। तो जितना टारगेट होता है, जैसे जिले में 20,000 टारगेट आया तो उस हिसाब से 10 लोगों का आता है, तो उसमें लेना उनको मुश्किल होता है, इसलिए वो लॉटरी निकालते हैं। ठीक है। तो जिसका आता है जी उसको सूचना कर देते हैं, विभाग सूचना कर देता है जी।
जी। ओके, तो उसमें जैसे किसान का पैसा है वो कब देना होता है, सब्सिडी कैसे मिलती है, वो भी थोड़ा सा मेरे को। उसमें मतलब अपन जो फार्मर शेयर होता है ना, वो अपन को देना पड़ता है फर्स्ट में। जैसे अपन फार्मर शेयर देते हैं उनको, तो फिर अब बाकी का जो पेमेंट होता है ना, वो गवर्नमेंट कंपनी के अकाउंट में डायरेक्ट ट्रांसफर कर देती है और अपना काम शुरू हो जाता है। ठीक है। अब जैसे पॉली हाउस लगाया, अभी आप पॉली हाउस में कौन कौन सी फसलें ले चुके हैं? जैसे नॉर्मली हम खीरा लगाते हैं, अभी जैसे यहाँ पे खीरा लगा, तो क्या खीरा ही आपने लगाया है या फिर इसके अलावा? अभी तक तो हमने सिर्फ खीरा ही लगवाया है। अच्छा, तो जैसे एक चीज़ आप ये बताइए कि जैसे कोई भी पॉली हाउस लगाता है तो वो सबसे पहले जो फसल है वो सेलेक्ट करता है खीरा की जी। और काफ़ी किसान है जो वो कुछ ऐसे गिनती के किसान होते हैं जो अलग फसल लगाते हैं। तो फिर जो पॉली हाउस लगाते हैं उनकी सबसे पहली पसंद खीरा क्यों होती है? वो खीरा इसलिए होता है कि खीरा का प्रोडक्शन अच्छा मिलता है। अच्छा, प्रोडक्शन अच्छा मिलता है और मार्केट में रेट भी अच्छा मिल जाता है। तो इसमें क्या फर्स्ट बार में किसान के पैसा भी लगा हुआ होता है जी, तो वो ये चाहता है कि मैं जल्दी से जल्दी इसमें वापस पैसा अपना निकाल लूँ। ठीक है, तो यानी कि पैसा जो किसान अपना पैसा लगाता है वो जल्दी निकल जाए रिकवरी के लिए, वो सबसे पहले खीरा को चूज करते हैं। ठीक, खीरा के अलावा ऐसी कौन सी फसलें हैं जो हम पॉली हाउस में? शिमला लगा सकते हैं जी, शिमला लगा सकते हैं, लेकिन वापस उसमें क्या है कि शिमला का मार्केट देखना पड़ता है। अच्छा, क्योंकि कुछ एरिया में मार्केट नहीं है। हमारे यहाँ पे शिमला का इतना मार्केट नहीं है। अच्छा। अगर लगा भी देते हैं तो फिर ट्रांसपोर्टिंग की दिक्कत आती है। ठीक है, तो अभी जैसे हम बात करें इस फसल की, तो ये फसल लगभग कब इस पॉली हाउस में लगी हुई है? ये 2 महीने मतलब 3 महीने हो गए इसको लगाए हुए। ठीक है, अब मैं ये जानना चाहूँगा खेती के बारे में जानना कि सबसे पहले जब हम पॉली हाउस अपना लगाया, हमें अपनी फसल लगानी है, फसल लगाने से पहले खेत की तैयारी हम कैसे करेंगे वो आप समझाइए। सबसे पहले तो जुताई करनी है। ठीक है, और अगर देसी खाद डालना ही है अपन को गोबर का, फिर डालने के बाद बेड निकालना है। जैसे कि ये बेड निकल रहे हैं, बेड निकाल लेना है। ठीक है, नली लगा देना है जी। फिर इसमें क्या है कि डायरेक्ट सीट रखना पड़ता है। ओके, और सीट के अपन अगर दूरी की बात करें तो 45 सेंटीमीटर ठीक है दूरी रहती है सीट टू सीट, और 2 लाइन लगती है और जिग जैग में लगाना पड़ता है। जो एक बेड बनी हुई उसके ऊपर 2 लाइन लगाते हैं और 2 लाइन में जो 45 सेंटीमीटर की इसकी डिस्टेंस रखते हैं और दोनों को जिग जैग में लगाते हैं। हाँ। ये जो लगाया वो सामने पौधा को नहीं लगाना है। ठीक है, तो अब जैसे ये बताया आपने, अगर गोबर की खाद की बात करें तो 4000 स्क्वायर मीटर का अपना जो एरिया है, इसमें हमें कितनी ट्रॉली लगभग गोबर डालनी है? लगभग 8 ट्रॉली 4000 मीटर में चाहिए। ओके, उसमें हम जैसे फंगीसाइड की या फिर इंसेक्टिसाइड की अगर हम बात करें जब खेत की तैयारी करते हैं तो उसमें भी इन चीज़ों को देते हैं या फिर जब इसकी बेसल डोज डालते हैं उनके बेसल डोज में देना पड़ता है। इंसेक्टिसाइड भी देते हैं, फंगीसाइड भी देते हैं। और बेसल डोज की अगर बात करें तो अपन 2-3 तरह का माइक्रो न्यूट्रिएंट वो डालते हैं। क्या क्या है उसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट में मेन क्या क्या चीज़ें होती है? बोरोन, ठीक है, फेरस, बोरोन जी। तो उसमें कितनी मतलब एक एवरेज मतलब हम डालेंगे बेसल डोज? बेसल डोज लगभग देख लो आपको माइक्रो न्यूट्रिएंट 60 किलो से 70 किलो समथिंग चाहिए। पॉली हाउस का 4000 का ये जो भी डेटा है 4000 स्क्वायर मीटर का। ठीक है, अब जैसे हमारा खेत की तैयारी हो चुकी है, बेड तैयार हो चुकी है, हमने बेड लगा दी, बेड के ऊपर हम बीज से अपना बीज लगा रहे हैं। बीज लगाएंगे कैसे वो थोड़ा सा आप मेरे को नॉर्मली समझाइए कि जैसे ये बेड बनी हुई है, इसको अभी हमें सीड लगाना है तो कैसे बीज लगाएंगे? जी, इसमें अगर देखें अपन तो ये बीज को क्या अगर ज़्यादा गहरा रख दें तो मतलब ये निकलने में दिक्कत आएगी। इसको सिर्फ आधा इंच आधा इंच रखना है, उसके ऊपर फिर आधा इंच मिट्टी डाल देनी है। ठीक, बस ये बस ये रहता है काम। तो इसे अपन जो अपना जो बीज है वो लगा दिया, बीज लगा दिया। बीज लगाने के बाद में इसमें हमें पानी देने का क्या शेड्यूल रखना है, कितने दिन में पानी देना होगा वो भी थोड़ा? इसमें ये एक बीज उगने के बाद अपन 1 महीने तक ड्रिप नहीं चला सकते हैं, क्योंकि अगर ज़्यादा पानी निकलेगा तो डिजीज की समस्या आती है। तो उसके लिए अपन को क्या कहना है 3 बार या 4 बार ड्रिंचिंग करनी पड़ती है। जैसे इसमें एक फंगीसाइड की भी हो जाएगी, एक माइक्रो न्यूट्रिएंट की हो जाएगी, उसके ग्रोथ के लिए भी 1-2 ड्रिंचिंग हो जाएगी। तो पूरा ये 1 महीने का मतलब फर्स्ट का शेड्यूल रहता है। 1 महीने में ड्रिप से पानी नहीं देना है, उसमें सिर्फ अपने को ड्रिंचिंग करनी है, जिसमें एक तो माइक्रो न्यूट्रिएंट की, एक फंगीसाइड की, एक फंगीसाइड की, एक इंसेक्टिसाइड की। ठीक है, तो इस तरह ये कितने टाइम में हम करते हैं? ये 4-4 दिन के गैप में करना है जब अभी सर्दी के टाइम में। बाकी गर्मी के टाइम में तो 1 दिन छोड़ के 1 दिन करना पड़ता है। ठीक है, तो ये सिर्फ मतलब जैसे पूरे महीने में 4-4 दिन में वापस इसको मतलब रूटीन करना पड़ेगा? हाँ, ठीक है, ये बात। फिर उसमें जैसे हमने 1 महीने के बाद में पानी देना जब ड्रिप से स्टार्ट किया, तो ड्रिप से हम कितना पानी इसको ज़रूरत होती है? देखो अगर 4000 मीटर की बात करें तो इसमें 2 भाग बनते हैं पानी के, अलग अलग शिपमेंट, दोनों में अलग अलग जाता है। तो एक साइड की अगर बात करें अपन तो अभी सर्दी के टाइम में 10 मिनट से 15 मिनट ड्रिप
चलानी पड़ती है। ओके। और अगर जैसे गर्मी में या फिर दूसरी गर्मी में मतलब पर डे चलाना पड़ता है। ओके। वो भी 20 मिनट 25 मिनट पर डे। ठीक है, एक साइड में, एक बाग में, एक बाग में 20 से 25 मिनट गर्मी के सीजन डेली। हाँ। और सर्दी के सीजन में कितने? एक दिन छोड़ के एक दिन 15 मिनट। ओके, ठीक है, ये बात हुई पानी की। जब तक पूरी फसल चलेगी तब तक ये हाँ, यही चलेगा। ठीक, ये बात हुई। फिर हम बातें हैं कि जैसे उसमें जब तक हमारा फसल में जब फ्लावर आते हैं उस टाइम तक इसका जो फर्टिलाइजर का शेड्यूल है वो थोड़ा सा आप मेरे को डिटेल से समझाइए। देखो, फर्टिलाइजर की अगर बात करें तो अपन कैल्शियम हो गया जी, बोरोन हो गया, फेरस हो गया, 13-0-45 है, 00-50 है, 52-34 है, 12-61 है, मैग्नीशियम है जी। ये सारे खाद की जरूरत पड़ती है इसमें। ओके, ठीक है। तो इनका कितने कितने दिन में हमें मतलब देना होता है? मतलब एक दिन छोड़ के एक दिन अपन को फर्टिलाइजर देना है। ओके, मेरे को थोड़ा सा एक नॉर्मल इस तरीके से समझाइए कि अभी जैसे एक महीने की फसल हुई, एक महीने तक तो हमने ड्रिंचिंग कर दी, फिर हम ड्रिप चलाते हैं, ड्रिप में हमें जो फर्टिलाइजर देना है, एक महीने के बाद में हम कौन सा फर्टिलाइजर देंगे, उसके कितने दिन बाद हम कौन सा फर्टिलाइजर देंगे, इस तरीके से थोड़ा सा। मतलब फर्टिलाइजर यही रहेगा जिसकी क्वांटिटी में ग्रोथ होगा आगे ज़्यादा। मतलब जैसे फल आया तो उसको जैसे कैल्शियम 1 किलो दे रहे हैं, मतलब एक महीने के बाद 1 किलो देना शुरू करना पड़ता है। ठीक है। तो 1 किलो दे रहा, जैसे ही फल आने शुरू हुआ तो इसको 2 किलो करना पड़ता है। ठीक है। जैसे जैसे पौधा और बड़ा होता है तो उसको खाद की जरूरत ज़्यादा पड़ती है, तो वापस आगे 2 किलो से 3 किलो करना पड़ता है। ऐसे क्वांटिटी धीरे धीरे जैसे जैसे फल बढ़ता है, पौधा बड़ा होता है, उस हिसाब से हमको फर्टिलाइजर बढ़ाना पड़ता है। ओके, तो अब जैसे फल लगा जी, फल लगने के बाद में हमें फर्टिलाइजर कितने टाइम में देना होगा और उसमें कौन सा फर्टिलाइजर मतलब मेन हम देते हैं वो भी? मेन जैसे एक तो कैल्शियम हो गया, ठीक है, एक हो गया 00-50 जी। ये दो तो बिल्कुल मेन है इसमें। ओके, क्योंकि 00-50 नहीं होगा तो फल फूलेगा नहीं, बड़ा नहीं होगा, और कैल्शियम नहीं होगा तो पौधे में एनर्जी नहीं रहेगी। ये 2 खाद फर्टिलाइजर तो मेन है ही है। ठीक है, तो ये हम कितने कितने दिन में इसमें रख देते हैं? हर दूसरे दिन। हर दूसरे दिन। और क्वांटिटी एक बार की कितनी रहेगी एक बार में? मतलब एक बार में अगर कैल्शियम की बात करें अपन तो हर दूसरे दिन में अगर 3 किलो कैल्शियम, ठीक है, उस कैल्शियम के साथ में 13-0-45 1.5 किलो, और उसके साथ में फेरस जाएगा 120 ग्राम। ये 4000 मीटर, 4000 स्क्वायर मीटर। ठीक, ये तो बात हुई फर्टिलाइजर। फिर इसके बाद में भी इसमें मतलब जो फर्टिलाइजर इसकी बढ़ोतरी होगी या फिर जब तक हार्वेस्टिंग चलेगी यही पूरा रूटीन चलता रहेगा? एक स्टेप पे जाकर सेम हो जाएगा। ओके, मतलब जैसे कि पौधा 4 महीने का हो गया, ठीक है, तो उसके बाद में अगर पौधा 6 महीने भी चलता है तो 4 महीने तक में जो इसका शेड्यूल है ना फर्टिलाइजर का, वो कंटिन्यू, उसके बाद फिर नहीं बढ़ेगा वो। ओके, फिर आगे नहीं बढ़ाना पड़ेगा। फर्स्ट के 4 महीने है उसमें बढ़ता जाएगा, उसमें बढ़ता जाएगा, आगे जाके फिर 4 महीने के बाद में फसल कितनी भी लंबी चले उसमें सिर्फ एक सिमिलर जो दे रहे हैं वो चलता रहेगा। ठीक, ये बात होगी फर्टिलाइजर की। फर्टिलाइजर के बाद में बात करते हैं हम कीड़ों की। तो इसमें पॉली हाउस में जब हम खीरा लगाते हैं तो ये मतलब काफ़ी ज़्यादा मैंने सुना है और काफ़ी जगह देखा है इसमें काफ़ी सारी बीमारियां वगैरह लगती हैं। तो खीरा की फसल में मेन कौन सी बीमारियां देखने को मिलती है जो सबसे ज़्यादा परेशान? देखो, अगर इसमें बीमारी की बात करें अपन तो इसमें इसका क्लाइमेट थोड़ा हाई रहता है, तो कोई सी भी बीमारी हो मतलब उसको फैलने में टाइम नहीं लगता है, बहुत जल्दी उसको फैले, उसका मतलब अपन को ध्यान थोड़ा ज़्यादा रखना पड़ता है। और इसमें ज़्यादा बीमारी की अगर हम बात करें तो एक तो सबसे पहले तो वाइट फ्लाई। वाइट फ्लाई का प्रकोप इसमें बहुत ज़्यादा होता है। दूसरी चीज़ माइट्स का होता है, और डाउनी मिल्ड्यू का होता है, पाउडरी मिल्ड्यू का होता है। ये 2-4 तरह की बीमारी ज़्यादा आती है। और अगर जड़ों की बात करें तो अपन निमाटोड मतलब सर्दी की फसल में बहुत कम चांस रहता है आने का। गर्मी की में मई जून में थोड़ा ज़्यादा दिक्कत रहती है उसकी, टेम्परेचर की वजह, निमाटोड की। हाँ, टेम्परेचर हाई होने के। तो अभी जैसे आपने बताया वाइट फ्लाई के बारे में, तो वाइट फ्लाई को अगर कंट्रोल करना है तो मेजर हम किस तरीके से कर सकते हैं उसको कंट्रोल? एसिटामाप्रिड का स्प्रे, मतलब 10 दिन में एक स्प्रे अपन को करना चाहिए। ठीक है। अब जैसे इसका भी आप मेरे को शेड्यूल बताइए कि जैसे फसल लगे कितने दिन बाद हम एक जो पेस्टिसाइड है, इंसेक्टिसाइड है, इनका शेड्यूल हम कितने दिन में स्प्रे करते हैं, कितने दिन में कौन सा स्प्रे रेगुलर जो होता है वो भी आप मेरे को थोड़ा। देखो, हफ्ते का हम 2 स्प्रे करते हैं। ओके, एक तो इंसेक्टिसाइड का करते हैं और एक फंगिसाइड का करते हैं। ओके, तो उससे अगर हफ्ते का 2 स्प्रे हो रहा है आपके प्लॉट में, एक फंगिसाइड का हो रहा है और एक इंसेक्टिसाइड का, तो ये मान लो आप बीमारी कोई भी नहीं आएगी प्लॉट में। क्योंकि मच्छर होते हैं, मच्छर की वजह से वायरस भी आता है। वायरस की भी इस साल थोड़ी ज़्यादा दिक्कत रही थी, तो वाइट फ्लाई के कारण मच्छर मतलब कंट्रोल, अगर मच्छर कंट्रोल रहेगा तो वायरस आने का चांस ही नहीं है। तो और हफ्ते में अगर एक स्प्रे इंसेक्टिसाइड का हो रहा है तो
फाइनल है कि मच्छर कंट्रोल रहेंगे। ओके, ठीक है, ये बात होगी जैसे फर्टिलाइज़र, इंसेक्टिसाइड की, फंगिसाइड की सारी। अब उसके बाद में हम बात करते हैं कि जैसे हमने बीज लगाए, बीज लगाने के कितने दिन बाद हमें इसमें फूल देखने को मिल जाते हैं? 1 महीने के बाद में। जैसे गर्मी का टाइम है ना अभी, अगर गर्मी का टाइम हो तो 30 दिन से 35 दिन में मतलब तुड़े चालू हो जाती है, हार्वेस्टिंग शुरू हो जाएगी 35 दिन में। 35 दिन में जी। और अगर ये सर्दी का टाइम हो तो अपन को 50 दिन से 60 दिन के अंदर अपने हार्वेस्टिंग शुरू हो जाएगी। और जब हार्वेस्टिंग शुरू हुई तो वो कितने टाइम तक चलती है लगभग एक एवरेज? 120 दिन, मतलब 80 दिन से लेकर 120 दिन तक हार्वेस्टिंग चलती रहती है। ओके, वो मतलब मैनेजमेंट के ऊपर भी डिपेंड करेगा कि आपका मैनेजमेंट किस तरीका है। अगर मैनेजमेंट सही है, हाँ, तो फसल अच्छी है तो लंबी चलेगी। ठीक, ये खुद बताया। इसके बाद में एक चीज़ और बताइए कि एक पूरी अपनी जो फसल होती है, इस फसल में बीज लगा, बीज के बाद में अभी जैसे अपनी यहाँ पर हार्वेस्टिंग चालू हो गई है, तो इसमें पौधे का हम मैनेजमेंट क्या करते हैं? जैसे यहाँ पे धागे बांध रखे हैं, तो धागे बांधना या फिर इसके अलावा भी कोई मैनेजमेंट और है तो वो भी आप थोड़ा सा। मतलब 20 दिन का पौधा होता है। ठीक है, 20 दिन के पौधे होते ही अपन को ये धागा की जरूरत पड़ती है। ठीक है, इसके लिए नीचे एक क्लिप लगा देते हैं जी, ये धागा लगा दिया ऊपर से नीचे, फिर 2 दिन से 3 दिन में इसको एक राउंड लगाना पड़ता है। जितना बढ़ता है इतना बढ़ जाता है जी। फिर इसको राउंड अपना हाथ में ऑटोमेटिक नहीं लगता है, ये अपन को लगाना पड़ता है। ठीक है जी। फिर इसके अलावा और क्या इसमें मैनेजमेंट? इसमें ये ब्रांचें निकलती है, जैसे ये निकल रही है देखो जी, ये हर पत्ते की जगह ब्रांच निकलती है, इसको अपन को हटाना पड़ता है। ओके, क्योंकि सिर्फ एक ही ब्रांच रहेगी है अपने, तो बाकी जो भी होगी सब हटाना चाहिए। तो बाकी साइड से जो ब्रांचें निकलती हैं इनको हटाना, हाँ इनको हटाना पड़ता है। अपने को सिर्फ एक पौधा चाहिए, स्ट्रेट पौधा जो ऊपर चलता है। और नीचे पत्ता को देख लो, अब नीचे का पत्ता देखे तो ये पत्ता होता है ना, ये जो 4 से 5 पत्ते हैं, ये क्या होता है कि लगभग 2-3 महीने प्लॉट चल जाता है, 2 महीने 3 महीने, उसके बाद में ये खराब हो जाते हैं, मतलब पीले हो जाते हैं। वो पौधा भी बड़ा होता है, इसमें से हवा भी नहीं मिल पाती, इसलिए इनको 4-5 पत्तों को नीचे से हटाना पड़ता है। इसको हटाने के बाद नीचे मतलब थोड़ा खुला भी रहता है, इससे हवा भी मिलती है पौधों को। ये ठीक है, ये चीज़ होगी। अब हम बात करते हैं हार्वेस्टिंग के ऊपर। ठीक है, तो हार्वेस्टिंग जैसे स्टार्ट हुई तो हार्वेस्टिंग हमें कितने दिन में हम हार्वेस्टिंग करते हैं? फर्स्ट हार्वेस्टिंग कब होती है? वो सारी चीज़ें भी आप मेरे को थोड़ा सा। देखो फर्स्ट हार्वेस्टिंग अगर गर्मी की बात करें तो 40 दिन में, 35 दिन से 40 दिन में शुरू हो जाती है। ठीक है, और सर्दी की बात करें तो 50 से 60 दिन में हो जाती है। ठीक है, उसमें एक दिन छोड़ के एक दिन अपन को हार्वेस्टिंग करनी होती है, एक दिन छोड़ के एक दिन। तो अभी जैसे हम देखते हैं आपने मतलब 3-4 फसलें ली है जी, तो पिछली टाइम आपका जो पिछली फसल थी उसमें से एक फसल में आपको कितना प्रोडक्शन आ गया था एक बोले उसमें? देखो 4000 मीटर की बात करें तो हमने फर्स्ट फसल जो लगाई थी उसका प्रोडक्शन निकला था 110 टन। ओके, और सेकंड क्रॉप का निकला था 64। ओके, और थर्ड फ्रूट फसल का निकला था 50 टन। ठीक है, तो अब जैसे ये बात है, इसके बाद में बात आती है कि अभी जैसे ये जो फसल चल रही है इसमें लगभग कितना प्रोडक्शन एवरेज मिल जाएगा? कितना मतलब एक एवरेज, एक जैसे अगर हम बात करें एक पौधे की, तो एक पौधे से लगभग हमें एक लाइफ में मतलब कितना प्रोडक्शन मिल जाता है एवरेज? देखो 5 किलो औसत माने अपन अगर, तो 5 किलो हो जाते हैं। अगर मैनेजमेंट अच्छा है तो 10 किलो भी दे देता है एक पौधा प्रोडक्शन। ठीक है, ओके, 5 किलो से 10 किलो तक वो किसान की कैपेसिटी के ऊपर और मैनेजमेंट के ऊपर है कि वो कितना ऐसे ले सकते हैं। तो आप यहाँ पर फार्मिंग करें, आपका मार्केट कहाँ है, कहाँ मंडी है, कहाँ आप सेल करते हैं, वो भी थोड़ा सा? मंडी उदयपुर है जी, 70-80 किलोमीटर है हमारे यहाँ से। अच्छा, और चित्तौड़ है, भीलवाड़ा है, वहाँ मंडी में जाता है। तो जैसे अभी एक चीज़ ये भी बताइए कि अब धीरे धीरे जो पोली हाउस है वो काफ़ी ज़्यादा संख्या में लग चुके हैं, तो क्या उसका जो असर है मार्केट डिमांड के ऊपर आ रहा है या फिर मार्केट डिमांड अभी कैसी है इसकी? देखो ऐसा है, अगर माल ज़्यादा आएगा तो खरीदने वाले भी ज़्यादा आएंगे, उसमें कोई दो राय नहीं। अगर मंडी में माल ज़्यादा जा रहा है तो वापस जो खरीदने वाले आते हैं वो भी ज़्यादा आएंगे। माल ज़्यादा है तो माल ज़्यादा आएंगे, उससे मतलब इतना नुकसान नहीं होता है कि 10 है, 10 की जगह 20 हो जाए तो इतना 10 बिक रहा है तो 5 बिकने लग जाए, ऐसा नहीं होता है। मतलब होता है कुछ % होता है, 1 रुपये 2 रुपये थोड़ा ऊंचा नीचा होता है। ठीक है, अब जैसे मार्केट रेट की बात करें तो आपको अभी तक सबसे कम मार्केट रेट और सबसे हाईएस्ट मार्केट रेट कितनी मिले इन 4 सालों में? तो कम से कम बात करें तो 13 रुपये। अच्छा, और हाई बात करें तो उसमें 45 रुपये तक हाई बिका है। ओके, तो अभी जैसे हम बात करते हैं, आपने बताया 13 रुपये आपको कम से कम मिला है, इससे नीचे आपने कभी नहीं बेचा, ठीक है? तो अब जैसे 13 रुपये के हिसाब से भी अगर किसान को ये जो 13 रुपये के हिसाब से आपको रेट मिली, ये कितने टाइम तक चली थी, कितने लंबे सीजन में मतलब एक बार में चली?
13 रुपये से 20 रुपये के 20 चला था हमारा लगभग 1-1.5 महीने। अच्छा, 1.5 महीने तक 13 रुपये से 20 रुपये के अंदर अंदर भाव रहा था। ठीक है। उसके बाद में अच्छा रहा जी, 25 भी बिका, 30 भी बिका। जी, फर्स्ट वाली क्रॉप की बात कर रहा हूँ मैं, उसमें मतलब हमारे हाईएस्ट 30 से ऊपर नहीं बिका। अच्छा, और नीचे 13 से नीचे नहीं बिका। ठीक है। तो अभी जैसे उस फसल में आपने बताया कि नीचे में आपका 13 तक बिका है, ऊपर 30 तक बिका है। ठीक है। तो अगर हम एवरेज निकालें तो एवरेज किसान को कितनी रेट मिलती है? जब हमारी बात करें, जैसे हमको मिली थी 22 रुपये। अच्छा, औसत। ठीक है। एक फसल में पूरी 22 रुपये की। 22 रुपये की जब रेट आपको एवरेज मिलती है तो क्या इसमें भी अपना जो प्रॉफिट है वो निकल जाता है या फिर लॉस में? अगर 20 रुपये तक अगर अपन का खीरा बिक रहा है तो अपन को अच्छा प्रॉफिट मिलेगा, उसमें कोई दरार नहीं है। ठीक है। और ज़्यादा भाव की बात करें तो ये तो बहुत कम मिलता है। मतलब ऐसा नहीं कि मतलब अगर रूटीन में देखें तो भाव यही रहता है। अच्छा, 17, 18, 20, 22, 30 ये। तो अगर जैसे 20 रुपये आपने बताया, 20 रुपये 22 रुपये तक अगर रेट मिलती है, एवरेज 20 रुपये भी माने, 20 रुपये की रेट अगर पूरी साल की मतलब एक फसल की एवरेज मतलब मेंटेन हो जाती है ऊपर नीचे करके, तो किसान कितना प्रॉफिट ले सकते हैं एक फसल से? प्रॉफिट अगर 20 अगर बैठता है अपन का और एक फसल में 50 टन मान लेते हैं अपन, अगर 50 टन होता है तो 10 लाख रुपए एक फसल का हो जाता है। ठीक है। अब जैसे ये तो बात हुई इनकम की, अब मेन बात आती है खर्चे की जी, कि भाई यहाँ पर हम इतनी सारे मैनेजमेंट करके अपनी फसल लगाते हैं। आपने बताया फर्टिलाइज़र है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं, तो इनकी अगर हम बात कर रहे हैं कि कॉस्ट हमारी एक बार में कितनी लगती है तो वो भी थोड़ा सा मेरे को बताइए। जैसे सीड लगाया तो सीड की एक बार में हमें लगभग कितनी कॉस्ट आती है? 1 लाख रुपए। 1 लाख तो सिर्फ सीड का हो गया। ठीक है। उसके बाद में जैसे फसल चलती है तो पूरे जो इसके फर्टिलाइज़र, इंसेक्टिसाइड, फंगीसाइड है, इनका हमें कितना कॉस्ट आएगा? ये फर्टिलाइज़र, सीड्स और ट्रांसपोर्टिंग का सबका खर्चा मिलाकर मतलब 4000 मीटर में 4 लाख रुपए का खर्चा आता है एक फसल में। अगर फसल लंबी चले तो ज़्यादा आ जाता है, और अगर लंबी नहीं चले, कम चले तो 4 लाख की जगह 3 लाख हो जाता है। अच्छा, फसल के ऊपर है फसल कितनी लंबी चल रही है अपनी। तो सारी चीज़ें मिला के लगभग 3 से 4 लाख का खर्चा एक बार में आ जाता है। और अगर 10 लाख मिलता है तो लगभग 5-6 लाख का प्रॉफिट एक बार में निकाल सकते हैं। ठीक है। और उसके बाद में एक चीज़ और बताइए कि जैसे ये जो पोली हाउस, इसको मेंटेन करने के लिए हमें कितनी लेबर की ज़रूरत होती है? मतलब 4000 मीटर में अपन को 4 से 5 आदमी परमानेंट चाहिए। जी, ठीक है। तो ये अपनी बात हुई लेबर की। अब जैसे आपने बताया कि आपको हाईएस्ट 45 रुपए की रेट मिली थी। ठीक है। तो अगर जैसे हाईएस्ट रेट अगर किसी किसान को मिलती है, ये तो मतलब कम बात होती है, ऐसा कम होता है कि जब लंबे टाइम तक एक हाईएस्ट रेट मिलती है। ठीक है। तो अगर जैसे 35 रुपये, 40 रुपये की अगर किसी को रेट मिल जाती है तो उसमें कितना प्रॉफिट हम निकाल सकते हैं एक फसल से? आपने मतलब मेरे को तो ये बताइए कि एक बार में आपने हाईएस्ट कितना प्रॉफिट निकाला है एक फसल में? देखो, फर्स्ट फसल का हमने हाईएस्ट निकाला था 24 लाख का। अच्छा, खीरा निकाला था फर्स्ट फसल में। 110 टन हुआ था और 22 की औसत बेटी थी हमारे। 24 लाख रुपये का निकला था, उसमें से 4-4.5 लाख रुपए का हमारा खर्चा हुआ था। ओके। तो अब जैसे ये सारी चीज़ें आपने खेती के बारे में बता दी, अब मैं ये एक चीज़ और आपसे ये जानना चाहूँगा कि हमारे जो भी किसान भाई इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप उन्हें पॉली हाउस के बारे में और जो खीरा की फसल है उसके बारे में क्या सजेशन देना चाहेंगे कि मेन क्या सावधानी रख के किस तरीके से इस फसल को कर सकते हैं? देखो, इसमें सावधानी की अगर बात करें तो सबसे पहले हमें एक ही सावधानी रखिए कि वाइट फ्लाई को कंट्रोल में रखना है। अच्छा। क्योंकि वाइट फ्लाई अगर पॉली हाउस के अंदर आएगी तो वो सिंगल नहीं आएगी, कई तरह की बीमारी साथ में लेकर आएगी। ओके। तो उसके लिए हमें टाइम टू टाइम हफ्ते में एक इंसेक्टिसाइड का स्प्रे कंटिन्यू करना चाहिए। ओके। और एक स्प्रे फंगीसाइड का करना चाहिए। ओके। अब लास्ट में आप हमारे जो किसान भाई इस वीडियो को देख रहे हैं उन्हें क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखो, मेरा मैसेज यही है कि पॉली हाउस लगाना चाहिए आपको, क्योंकि परंपरागत खेती से इतना ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिलता है। अगर मार्केट पॉली हाउस की फसल है अपने पास और अगर मार्केट कम भी मिल रहा है तो भी अपन 1 एकड़ में से साल के 10 लाख रुपए, 15 लाख रुपए आराम से बचा सकते हैं। कम से कम 10 लाख रुपए आराम से बचा सकते हैं। तो इस वीडियो में आपने काफ़ी यूनिक जानकारी खीरा की खेती के बारे में, पॉली हाउस के बारे में हमारे किसान भाइयों तक शेयर की, और आपने हमारे किसान भाइयों के लिए जो टाइम दिया उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो किसान भाई, आज के इस वीडियो में देखा कि किस तरीके से आप पॉली हाउस में खीरा की खेती कर सकते हैं, इसमें अगर आप फार्मिंग करते हैं तो आपको किन किन चीज़ों का प्रॉब्लम देखने को मिलती है, साथ ही आप फार्मिंग करके किस तरीके से अच्छा मुनाफा ले सकते हैं। उम्मीद है कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही दूसरे किसान भाई तक इस वीडियो को शेयर जरूर करें। मिलूंगा इसी प्रकार की एक और इंटरेस्टिंग जानकारी के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।